यूपीएसआई की तैयारी कर रहे सभी मेरे प्रिय नौजवान साथियों, नमस्कार। मैं मनोज यादव आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रिपल आर गुरुकुल विथ कैरियर पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष यूपीएसआई में सामान्य हिंदी के पूछे गए 40 प्रश्नों के संग्रह का 8वां सेट लेकर उपस्थित हुआ हूं। आइए इन 40 प्रश्नों का विश्लेषण करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिया कि घोषला का बहुवचन शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। तो पहला दिया है घोषला ही दे दिया है, और जो दूसरा है वो घोषला घोषला 2 बार दे दिया है। दूसरा है घोषला घोषला क्या किया है, 2 बार दे दिया है। तीसरा घोषलों दिया है और चौथा घोषले दिया है। तो अगर पूछे कि घोषला का बहुवचन क्या हो जाएगा तो घोषले हो जाएगा। चौथा ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में दिया है प्रस्तुत पंक्तियों को पूर्ण करने के लिए दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति करना। हमें एक वाक्य दिया है, इसमें से 2 जगह रिक्त दिया है और उन 4 ऑप्शनों को पढ़ के हमें इन रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो पहला दिया है एक बूंद मोतियों से जड़ा, तो एक बूंद मोतियों से जड़ा, तो ये पहला ही ऑप्शन हमारा गलत हो गया। दूसरा देखते हैं एक थाल मोतियों से जड़ा, तो ये देखते हैं हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो अगले पे मैं करूं एक जल मोतियों से जड़ा, तो एक जाल मोतियों से जड़ा, ये भी नहीं होगा। एक घड़ा मोतियों से जड़ा, ये भी नहीं, ये चौथा गलत। पहला, तीसरा और चौथा गलत है। हमारा उत्तर कौन सा सही होगा, दूसरा वाला हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। दिया है कितनी नावों में कितनी बार रचना को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये जो कितनी नावों में कितनी बार है, ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे की रचना है। इसी के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था, और जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था इनको 1978 में मिला था। कब मिला था, 1978 में। तो कितनी नावों में कितनी बार रचना को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और ये कितनी नावों में कितनी बार किसकी रचना है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे की है, और 1978 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। दिया निम्न विकल्पों में से सही वाक्य हमें पहचानना है। 4 वाक्य दिया है, इसमें से एक शुद्ध दिया है, 3 अशुद्ध दिया है। तो जो शुद्ध वाक्य है यही पहचान के हमें बताना है। पहला दिया है हमें परस्पर प्रेम से रहना चाहिए, तो यही चाहिए दिया, हमें परस्पर प्रेम से रहना चाहिए, तो ये हमारा पहला ही ऑप्शन सही है, इसमें कोई गलती नहीं दिख रहा है। और दूसरे में दिया है कि हमें परस्पर से प्रेम से रहना चाहिए, तो ये जो से दे दिया ये फर्जी का शब्द बीच में दे दिया, यहाँ भी वही दिया है। और हमें परस्पर में प्रेम रखना चाहिए, तो यहाँ भी गलत दिया। तो ये दूसरा, तीसरा और चौथा गलत था, तो हमारा इसमें पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। दिया भगवान शब्द का स्त्रीलिंग शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा। तो भगवान का स्त्रीलिंग क्या होता है, भगवती होता है। भगवान का स्त्रीलिंग क्या होगा, भगवती हो जाएगा। अगर हमने आपसे पूछा कि वीर का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, तो वीर का स्त्रीलिंग वीरांगना हो जाता है। क्या होता है, वीरांगना हो जाता है। अगर हमने पूछ लिया कि महान का स्त्रीलिंग क्या होता है, तो महान का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, महती हो जाएगा। अगर हमने विद्वान का स्त्रीलिंग पूछ लिया, तो विद्वान का स्त्रीलिंग विदुषी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विदुषी हो जाएगा, विद्वान का विदुषी। अगर हमने पूछ लिया कि कवि का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, तो कवयित्री हो जाएगा। कवि का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, कवित्री हो जाएगा। और यदि हमने आपसे पूछ लिया सम्राट का स्त्रीलिंग, तो सम्राट का यदि स्त्रीलिंग पूछेंगे तो सम्राज्ञी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सम्राज्ञी। सम्राट का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, सम्राज्ञी हो जाएगा। तो हमसे पूछा था भगवान का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, भगवती हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। दिया है प्लेटो प्रत्ययवादी या आत्मवादी दार्शनिक थे, प्रस्तुत वाक्य में त्रुटिवाचक शब्द। तो ये जो दार्शनिक लिखा होना चाहिए था, इसे 10 निरक लिख दिया है। तो यहाँ जो शब्द यहाँ रा जो यहाँ लगाए यही गलत किया है। तो इस चारों वाक्य में हमें पकड़ना है कि 4 जो ऑप्शन दिया है,
पहला ही ऑप्शन गलत दिया। अगर ये ऐसे लिखा होता दार्शनिक तो ये हमारा सही हो जाता, लेकिन यही दार्शनिक जो शब्द लिखना था इसी में इसने क्या किया है, वर्तनी अशुद्धि किया है। तो हमें त्रुटिवाचक शब्द पहचान के बताना था, तो यही गलत किया है। तो पहला ही ऑप्शन इसमें हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। दिया निम्नलिखित विकल्पों में से सही शब्द को चुनना है। तो हमें पुनर्जागरण शब्द का वर्तनी देखना होता है। तो पुनर्जागरण का वर्तनी कौन सा होगा, चौथा वाला हमारा सही ऑप्शन होगा। तो पुनर्जागरण का वर्तनी कौन सा होगा, चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान को हमें भरना है। तो दिया इस ग्रंथ को इतिहास की खाली जगह दिया है से भी एक महत्वपूर्ण रचना माना गया है। तो इस ग्रंथ को इतिहास की दृष्टि से अगर हम दृष्टि रखते हैं तो इसमें सटीक बैठ जाएगा। अगर हम अगला मान लो तुलना रखते इस ग्रंथ को इतिहास की तुलना से, तो ये सटीक नहीं बन रहा है। इतिहास की पन्ने से की दिया है, ये भी नहीं, और से, तो ये पहला ही ऑप्शन सही हमारा उत्तर हो जाएगा। इस ग्रंथ को इतिहास की दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण रचना माना गया है। तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है या बताई जाए वह क्या कहलाता है। तो जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है वो क्या कहलाता है, विशेष्य कहलाता है। और जिससे बताते हैं वो क्या होता है, विशेषण होगा। और प्राविशेषण वो होता है जो विशेषण की विशेषता बताए, वो क्या हो जाएगा, प्राविशेषण हो जाएगा। जैसे मान लो हमने कह दिया गाय बहुत काली है, या हमने कह दिया गाय बहुत काली है, तो ये जो गाय है या संज्ञा सर्वनाम ये जो दिया है ये क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा, क्योंकि हमने इसकी विशेषता बताया। ये जो बहुत है ये क्या हो जाएगा, प्राविशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्राविशेषण हो जाएगा। और ये जो गाय काली है ये वाक्य, और ये जो काली है ये क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। तो अगर हमने पूछा कि विशेष किसे कहेंगे, तो जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष हो जाता है, जिससे विशेषता बताएंगे वो विशेषण हो जाएगा, और जो विशेषण की विशेषता बताएगा वो पराविशेषण हो जाएगा। जैसे हमने एग्जाम्पल आपके सामने लिखा था गाय बहुत काली है, तो गाय इसमें विशेष्य है, बहुत जो है पराविशेषण है, और काली क्या था, विशेषण था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। दिया जहां उपमा अलंकार का सौंदर्य दिया अर्थ में निहित होता है, जहां अर्थ में निहित होगा उसको हम क्या कह देंगे, अर्थालंकार होगा, और जहां शब्द में निहित होगा उसको हम क्या कह देंगे, शब्द अलंकार। यदि आपसे पूछे अलंकार के कितने भेद होंगे, तो आप बताएंगे मुख्यतः जो होगा वो दो ही होगा, एक शब्दालंकार हो जाएगा, एक अर्थालंकार होगा। जहां शब्द के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो जाएगा शब्दालंकार हो जाएगा, और जहां अर्थ के द्वारा कुछ चमत्कार उत्पन्न होगा उससे हम क्या कह देंगे, अर्थालंकार कह देते। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। दिए गए विकल्पों में से किस शब्द का बहुवचन रचनाएं जो है, ये रचनाएं किस शब्द का बहुवचन, मतलब रचनाएं बहुवचन है, तो इसका हमें एक वचन बताना है। तो क्या हो जाएगा, रचनाएं का एक वचन क्या हो जाएगा, रचना हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला दिया है, जहां किसी की बात किसी और पर ढालकर कही जाए वहां कौन सा अलंकार होता है। तो जहां किसी की बात किसी और पर ढालकर जब हम करते हैं तो उसको हम क्या कह देते हैं, अनियोक्ति अलंकार हो जाता। अनियोक्ति अलंकार वो होता है जहां किसी का वर्णन हम दूसरी चीज पर ढाल कर कहते हैं। जैसे हमने आपसे कह दिया जिन दिन देखे वे कुसुम गए सुबीत बहार, अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार। यहाँ कौन सा अलंकार होगा, अनियोक्ति अलंकार हो जाएगा। अनियोक्ति अलंकार का एक एग्जाम्पल ये भी है, जैसे हमने कह दिया नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अली कली से ही बधे आगे कौन हवाल। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, अनियोक्ति अलंकार हो जाएगा। दृष्टांत अलंकार वो होता है जहां बिंब प्रतिबिंब का भाव हो। जैसे कह दिया सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण, घन से ओझल हो शशि, शशि से ओझल हो घन। तो कौन सा अलंकार हो जाएगा, दृष्टांत अलंकार। यदि अतिशयोक्ति अलंकार की बात करें तो अतिशयोक्ति अलंकार में जहाँ किसी चीज़ को बहुत बढ़ा चढ़ा के कहा जाएगा वो अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। जैसे हमने कह दिया आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे उस पार,
राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तो यहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा? अतिशयोक्ति। ये था कि चेतक बहुत तेज गति से चलता था, लेकिन मन के भी गति से तेज नहीं चल सकता है, और वहां अगर ऐसा वर्णन किया गया तो वो कौन सा अलंकार हो जाएगा? अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। जैसे हमने पिछले वीडियो में बताया था, हनुमान के पूंछ में लगन न पाई आग, सारी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। तो कौन सा अलंकार हो जाता था? अतिशयोक्ति अलंकार। अगले पे आते हैं, दिया इनमें से कौन सी कृति कवि सूरदास की नहीं है? तो इसमें 3 ऐसी रचनाएं हैं जो सूरदास जी की हैं, और कौन सी नहीं है? तो साहित्य लहरी भी सूरदास की रचना है, सूर सागर भी सूरदास की रचना है, और सूर सरावली भी सूरदास की रचना है। और ये जो सुंदर विलास दिया, वो सुंदर विलाप जो होता है वो सुंदरदास की रचना। ये किसकी रचना है? सुंदरदास की रचना है। तो साहित्य लहरी, सूर सागर, सूर सरावली, ये तीनों किसकी रचना है? सूरदास की रचना। यही सुंदर विलास सूरदास की रचना नहीं है। अगला दिया है, निष्कवच उपन्यास किस लेखक का है? तो निष्कवच जो उपन्यास है वो किसका है? राजी सेठ की रचना है। किसकी रचना है? राजी सेठ की रचना है। और जो कृष्णा शोभती हैं, अब इनकी एक प्रमुख रचना है। जैसे आप लोग जिंदगी नामा जिंदा रुख सुने होंगे, और वो उसके लिए उनको 1980 में क्या दिया गया था? साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और कृष्णा सोबती की एक रचना है समय सरगम, इसके लिए इनको क्या दिया गया था? व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था। और कृष्णा सोबती को 2017 में संपूर्ण साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। तो कृष्णा सोबती तीनों पुरस्कार जो साहित्य के क्षेत्र में प्रमुख होते हैं उसके लिए मतलब इनको सम्मानित किया गया था। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला दिया पुराना चावल मुहावरे, पुराने चावल मुहावरे का सही अर्थ होगा। पुराने चावल मुहावरे का सही अर्थ होगा आकांक्षी, तो आकांक्षी इच्छा होता है, ये भी नहीं। सातिर होना, अनुभवी होना और घमंडी होना। तो पुराने चावल की बात करेगा तो मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? अनुभवी होना हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, दिया अंचल किस साहित्यकार का उपनाम है? तो पहला दिया हरिवंश राय बच्चन, बालकृष्ण शर्मा, बद्रीनाथ भट्ट, और दिया रमेश्वर शुक्ल। तो रमेश्वर शुक्ल को ही क्या कहा जाता था? अंचल कहा जाता था। रमेश्वर शुक्ल को क्या कहा जाता है? अंचल। और इनकी एक प्रमुख रचना है मधुलिका। मधुलिका किसकी रचना है? अंचल की। हरिवंश राय बच्चन की भी बहुत सारी रचनाएं हैं, जैसे मधुबाला, मधुशाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण, ये सब किसकी रचनाएं हैं? हरिवंश राय बच्चन की। इनकी एक प्रमुख रचना है दो चट्टाने, जिसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। किसको? हरिवंश राय बच्चन की एक रचना है दो चट्टाने, इसके लिए इनको क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, दिए गए विकल्पों में से अरण्य शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? अरण्य जो होता है वो हम लोग किसको कहते हैं? जंगल का। जंगल का पर्यायवाची है। तो इन चारों में से कौन जंगल का पर्यायवाची दिया है? तो पहला दिया है पावक, तो पावक ये जंगल का नहीं, ये तो अग्नि का होता है। वारण दिया है, वारण भी जंगल का नहीं, ये तो हाथी का पर्यायवाची है। और कानन दिया है, तो कानन जो होता है यही जंगल का पर्यायवाची है। तो अरण्य का पूछा है पर्यायवाची कौन हो जाएगा? कानन हो जाएगा। और जो सदन होता है ये घर का, भवन का, महल का पर्यायवाची हो जाएगा। लेकिन पूछा था अरण्य का समानार्थक, तो कौन हो जाएगा? कानन हो जाएगा। और कनक होता तो किसका हो जाता? सोने का पर्यायवाची होता। यह बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, इस वाक्य में ज्यादा शब्द क्या है? तो बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, तो इसमें जो ज्यादा है वो क्या है? तो ये जो ज्यादा है वो क्रिया विशेषण है। जैसे बारिश होना एक क्रिया है, लेकिन ये ज्यादा जो शब्द दे दिया है यही क्या हो गया है? क्रिया विशेषण हो जा रहा है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, दिए गए विकल्पों में से गोष्ठी का पर्यायवाची क्या होगा? तो काया, काया ये तो शरीर का पर्यायवाची है। ये जो सभा दिया है इसी को हम क्या कहते हैं? गोष्ठी। तो गोष्ठी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? सभा। इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, दिए गए विकल्पों में से स्तुति शब्द का विपरीतार्थी हमें बताना है विलोम। तो स्तुति मतलब किसी की प्रशंसा करना होता है, तो ये पहला ऑप्शन प्रशंसा दिया, तो ये इसका समानार्थक हो जाएगा, ये इसका पर्यायवाची नहीं होगा। अशुभ मतलब
बुरा हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। अशुभ का विलोम शुभ होता है, शुभ का विलोम अशुभ हो जाएगा। तो ये स्तुति मतलब होता है प्रशंसा करना, तो इसी का विलोम क्या हो जाएगा, निंदा हो जाएगा। तो निंदा का विलोम स्तुति या स्तुति का विलोम निंदा हो जाएगा। और स्तुति का ये पर्यायवाची है प्रशंसा, और अशुभ का विलोम क्या हो जाएगा, शुभ हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। दिए गए विकल्पों में से केहरी शब्द का समानार्थी शब्द क्या है। तो ये जो केहरी है ये किसका समानार्थी, मतलब ये किसका पर्यायवाची शब्द। मतंग दिया है, तो मतंग किसको कहते हैं, हाथी को कहते हैं। ये जो केहरी केसरी होता है यही शेर का पर्यायवाची होता है। ये शेर का पर्यायवाची, केहरी किसका पर्यायवाची है, शेर का, और शेर का पर्यायवाची क्या है, केसरी भी होता है। और ये जो कपि होता है ये बंदर का पर्यायवाची होता है। हरिण जो होता है वो किसका होता है, हिरण का। तो हरिण किसका हो जाएगा, हिरण का। कपि किसका हो जाएगा, बंदर का। और केसरी किसका हो जाएगा, शेर का। और मतंग किसका हो जाएगा, हाथी का पर्यायवाची। लेकिन हमने केसरी की का पूछा था तो केहरी का पूछा था तो केसरी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। दिए गए विकल्पों में से भर्ता का स्त्रीलिंग शब्द पहचानना है। तो ये जो भर्ता है इसमें दोनों में एक समान कर दिया है, तो इसमें हम कर देते हैं भर्तृ। और ये अगर पूछे कि भर्ता हम लोग किसे कहते हैं, जैसे किसी का भरण पोषण करने वाला भर्ता होता है, तो इसी का स्त्रीलिंग अगर पूछे तो भर्तृ हो जाएगा। तो इसमें त्रा हमने ये किया, तो ये हमारा चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर इसमें भी वही कर देते तो ये भी सही, लेकिन हमने इसमें सही किया, त्रुटि था, तो ये हमारा चौथा ऑप्शन सही हो। तो भर्ता कौन होता है, जो पालन पोषण करने वाला होता है, भरण पोषण करने वाला, उसी को हम भर्ता कह देंगे। तो भर्तृ जो होगा भरण पोषण करने वाली को बोल देंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। दिया है, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर प्रस्तुत वाक्य को पूर्ण करना है। तो ये 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से हमें रिक्त स्थान को पूर्ति करके बताना है। दिया रविन्द्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार मिलने के, और फिर रिक्त स्थान दिया है। अगर इसमें समाचार में, तो समाचार में सटीक नहीं बैठ रहा है। खुशी में, ये भी नहीं सही होगा। अगला दिया है भाषा में ब्रिटिश, ये भी नहीं होगा। तो अगला देखा रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिलने के संबंध में अगर रखते हैं तो ये हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। समाचार पत्रों में अगर देखा जाए प्रतिक्रिया, यहाँ रिक्त स्थान होना चाहिए था, तो यहाँ अगर देखा जाए तो इस जगह पे क्या होगा, प्रतिक्रिया, समाचार पत्रों में प्रतिक्रिया मिश्रित हुई, तो ये हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बताओ रविन्द्रनाथ टैगोर को कब नोबेल पुरस्कार मिला था। तो नोबेल पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर को कब मिला था, 1913 में मिला था। कब मिला था, 1913 में मिला था। और किसके लिए मिला था, गीतांजलि के लिए। इन्होंने ही गीतांजलि में जो हमारा राष्ट्रगान है जनगण मन, उसका उल्लेख किया रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। तो अगर हमने आपसे पूछ लिया कि बताओ राष्ट्रगान जो हमारा है सबसे पहले कब गाया गया, तो 1911 में गाया गया था। ये कांग्रेस का कलकत्ता का अधिवेशन होता है, और उस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं, कौन करते हैं, पंडित विशन नारायण धर करते हैं। कौन करते हैं, पंडित विशन नारायण धर करते हैं। तो हमारा राष्ट्रगान क्या है, जनगण मन, और उसको किसने लिखा है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। किसमें लिखा था, गीतांजलि में लिखा था। और गीतांजलि के लिए ही रविन्द्रनाथ टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था, 1913 में। पहले भारतीय व्यक्ति हैं जिनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसको, रविन्द्रनाथ ठाकुर जी को। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। दिया सागर सा गंभीर हृदय हो, गिर सा ऊंचा हो जिसका मन, इसमें कौन सा हमें दिया, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है। तो ये जो जब सी सा तुल्य सम जैसा सरिस शब्द देता है जो तुलना करने के लिए, तो तुलना हमने आपको बताया था किस अलंकार में होता है, उपमा अलंकार में होता है। उपमा अलंकार में क्या होता है, तुलना होता है। और श्लेष अलंकार में एक शब्द अपने साथ कई अर्थ लेके आता है। और यमक अलंकार में एक शब्द 2 बार दिखता है, लेकिन दोनों बार अर्थ क्या होता है, अलग अलग होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय का उपमान में क्या होता है, संभावना होता है। इसमें मनु मानो जनु जानो मनहु जनहु जब दिखता है तो वो कौन सा अलंकार हो जाता है, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। दिए गए विकल्पों में से वस्तु का बहुवचन शब्द पहचानो। जैसे ये वस्तु शब्द है, इसका हमें बहुवचन बताना है, तो वस्तु का बहुवचन क्या हो जाएगा, वस्तुएं हो जाएगा। तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। जंगल जहां से शुरू होता है
उपन्यास किस रचयिता, मतलब उपन्यास के रचयिता कौन है? तो जंगल जहां से शुरू होता है ये संजीव की रचना है। किसकी रचना है? संजीव की रचना है। और भीष्म साहनी की आप लोग तो जानते ही होंगे, कौन सी सबसे प्रमुख रचना है? तमस। कौन है? तमस। इनकी एक रचना डायन भी है, किसका? भीष्म साहनी की। और नरेंद्र कोहली की ना भूतो ना भविष्यति हो जाएगा। राजेंद्र यादव की बात करता है तो राजेंद्र यादव की जो उपन्यास है इतना लंबा आकाश, किसका है? राजेंद्र यादव का हो जाए। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था जंगल जहां से शुरू होता है, जंगल जहां से शुरू होता है, तो ये किसकी रचना है? तो ये संजीव की रचना है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न विकल्पों में से सही वाक्य पहचान कर हमें बताना है। तो दिया है कि पद्मावत के रचयिता कबीरदास है, तो नहीं, पद्मावत के रचयिता कबीरदास नहीं है। दूसरा दिया पद्मावत के रचयिता बिहारी हैं, ये भी नहीं है। पद्मावत के रचयिता जायसी हैं, तो पद्मावत के रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी हैं। और मलिक मोहम्मद जायसी की भी और प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे पद्मावत है, अखरावट है, कान्हावत है, आखिरी कलाम है, नूर सिपहर है, मसलनामा है, कहरनामा है। ये सब मलिक मोहम्मद जायसी की प्रमुख रचनाएं हैं। तो ये पद्मावत के रचयिता कौन है? बताएंगे जायसी जी हो जाएंगे। अगला दिया पद्मावत के रचयिता तुलसीदास हैं, तो ये भी गलत दिया है। तो अगर कबीरदास की रचना की हम लोग बात करते हैं तो इनकी साखी है, सबद है, रामायणी है, और इन्हीं तीनों के संग्रह को हम लोग क्या कहते हैं? बीजक कहते हैं। अगला जो दिया है बिहारी की रचना क्या है? सतसई है। बिहारी की प्रमुख रचना क्या है? सतसई। और बिहारी किसके दरबारी कवि थे? राजा जयसिंह के दरबारी कवि होते हैं। और अगला अगर बात करें तुलसीदास की, तो तुलसीदास की तो बहुत सारी रचनाएं हैं, जैसे रामचरितमानस, राम आज्ञा, राम लला नहाछू, बरबय रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, विनय पत्रिका, वैराग्य संदीपनी, फिर गीतावली, दोहावली, कवितावली, प्रश्नावली, कृष्ण गीतावली, ये सब किसकी रचनाएं हैं? तुलसीदास की रचनाएं हो जाती हैं। तो हमसे पूछा था कि सही वाक्य तो यही दिया है, पद्मावत के रचयिता कौन हो जाएंगे? मलिक मोहम्मद जायसी। तो हमारा तीसरा ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। दिया किस कवि को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया था वो सुमित्रा नंदन पंत जी को सम्मानित किया गया था। किसको सम्मानित किया गया था? सुमित्रा नंदन पंत जी को सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन दिया है हमें गद्यांश को पढ़ के हमें उत्तर देना है। तो गद्यांश को पढ़ के उत्तर देना है तो हम पहले गद्यांश ना पढ़ के हम पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो दिया है कि पर्यटन आज किसका रूप धारण कर चुका है। तो अभी हमें क्वेश्चन में वो गद्यांश में ढूंढना है कि पर्यटन किसका रूप धारण किया। तो पर्यटन जहां रूप धारण शब्द आएगा वहां से हमें पकड़ के उत्तर बताना है। अगला क्वेश्चन दिया है कि गद्यांश में पर्यटन शब्द कितनी बार आया है। तो अब देखो ये भी हमें पढ़ना है कि गद्यांश जब पढ़ेंगे तो वहां पर्यटन कितनी बार मिल रहा है, ये भी देखना है। अगला दिया है कि दिए गए विकल्पों में लघु से, ये तो विलोम पूछा, ये नहीं है गद्यांश का क्वेश्चन। अब हम लोग जाते हैं गद्यांश में, तब फिर क्वेश्चन करेंगे। दिया है कि पर्यटन, तो पहला ही शब्द दे दिया पर्यटन, यहाँ एक बार हुआ। आधुनिक सभ्य समाज में अपना एक विशिष्ट महत्व रखता है। आज व्यक्ति एक स्थान विशेष पर सिमट कर नहीं रह गया है। पर्यटन, फिर देखो फिर दूसरी बार पर्यटन दिया। एक उद्योग, अभी पूछा था पर्यटन किसका रूप धारण कर चुका है, तो दिया पर्यटन एक उद्योग को रूप धारण कर चुका है। तो अभी यहाँ जहाँ उद्योग होगा वो हमारा दूसरे क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। लेकिन पहले हम देखते हैं पर्यटन कितनी बार आया है, ये भी हमारा क्वेश्चन था। तो पर्यटन देखो यहाँ दिया एक हुआ, फिर पर्यटन दिया यहाँ दो हुआ, फिर अगला दिया है कि रूप धारण कर चुका है तथा सरकारी प्रोत्साहन को एक मुख्य विषय बन चुका है। आधुनिक युग में पर्यटन, तो देखो ये तीसरी बार पर्यटन दिया। पर्यटन का महत्व भी बढ़ गया है, यह ना कि केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। फिर पर्यटन देखो यहाँ चौथा बार पर्यटन दिया है। फिर दिया है से कई व्यवसाय पनपते हैं, हस्तशिल्प व लघु उद्योग को बढ़ावा मिलता है। पर्यटन देखो यहाँ पर्यटन पांचवा बार मिल गया, रोजगार के साधन भी उपलब्ध कराता है। तो पूछा था कि पर्यटन किसका रूप धारण किया है,
तो पर्यटन उद्योग का रूप धारण किया, यहाँ हमारा एक क्वेश्चन का उत्तर है। और पूछा था पर्यटन कितनी बार प्रयोग हुआ है, तो पर्यटन कितनी बार प्रयोग हुआ हमने अभी गिना है, कितनी बार हुआ, 5 बार हुआ। एक यहाँ है, एक यहाँ है, 2 हो गया, और ये जो दिया है 3 हो गया, ये जो चौथा दिया है ये 4 हो गया, ये कितनी बार हो गया, 5 बार हो गया। अब क्वेश्चन पर आते हैं, दिया पर्यटन आज किसका रूप धारण कर चुका है, रोजगार का, उद्योग का। भी हमने पढ़ा है कि पर्यटन किसका रूप धारण कर चुका है, उद्योग का। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप अगर गद्यांश का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो पहले आप गद्यांश मत पढ़िए, पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए, फिर क्वेश्चन के पढ़ने के बाद आप गद्यांश पे आइए, क्योंकि आपको वो पता चल जाएगा कि वो क्या पूछ रहा था, उसका आप की पॉइंट पकड़िए, शब्द की ये क्या पूछ रहा था, उसी से आप संबंधित उत्तर दीजिए। अन्यथा आप गद्यांश पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर गद्यांश पढ़ेंगे, तो आपका टाइम ज़्यादा लगेगा, और एग्जाम में हमें टाइम बचाना ही सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। अब इसमें दिया कि पर्यटन किसका रूप धारण किया, उद्योग का। अगला क्वेश्चन दिया था कि गद्यांश में पर्यटन शब्द कितनी बार आया है, तो अभी हमने काउंट किया है कितनी बार आया है, तो पर्यटन 5 बार आया था। कितनी बार आया था, 5 बार। अगले क्वेश्चन पे दिया है कि दिए गए विकल्पों में से लघु शब्द का हमें विलोम बताना। तो लघु का विलोम, लघु का अर्थ होता ही छोटा है, तो ये छोटा पहला दे दिया है, इसका पर्याय दे दिया, ये नहीं होगा। और विशाल दे दिया है, तो विशाल मतलब बड़ा होता है। अभी देखते हैं अगर वो इससे एग्जैक्ट कौन होगा, अगर वो नहीं रहता तो करते। विशाल दिया है, और दीर्घ दिया है, और बड़ा दिया। लघु का मतलब होता है छोटा, और दीर्घ का विलोम हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा इसका विलोम। दीर्घ मतलब होता है बड़ा। अगर यही दीर्घ नहीं दिया होता तो आप इसको विशाल भी कह सकते थे, बड़ा भी कह सकते, यदि एक ऑप्शन में होता। लेकिन अगर सटीक पूछे लघु का समानार्थी शब्द, सॉरी, इसमें हमसे समानार्थी शब्द पूछा था कि समानार्थी शब्द कौन नहीं, हम तो विलोम बताने लगे, विपरीतार्थी। तो इसका अगर देखो तो विलोम, जैसे लघु का पर्याय विशाल भी हो, लघु का शब्द का समानार्थक कौन सा विकल्प है, तो इसमें दिया छोटा, तो यही इसका समानार्थक शब्द है। और ये जो तीनों है ये इसका विलोम हो जाएगा लघु का। हमने अभी गलत समझ लिया था क्वेश्चन को, हमने इसका विलोम बताना आपको चालू कर दिया था, लेकिन विलोम नहीं पूछा था, वो हमसे समानार्थक पूछा था। तो समानार्थक का मतलब वो हमसे क्या पूछ रहा था, पर्यायवाची पूछ रहा था। तो लघु का पर्यायवाची क्या होगा, छोटा हो जाएगा, और ये तीनों लघु का विलोम हो जाएगा, विशाल, दीर्घ और बड़ा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान को हमें भरना है। तो दिया है कि रिक्त स्थान को भरना है। इस घटना के बाद आज़ादी हासिल करने की इच्छा और जोर से, यही रिक्त स्थान होना चाहिए था, तो इसमें रिक्त स्थान नहीं किया है। अब देखो यहाँ रहेगा, तो कौन सा हमें, जोर से गुमराह पड़ी नहीं, उमड़ पड़ी, इच्छा और जोर से उमड़ पड़ी, तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आप करते गरज पड़ी, भनक पड़ी, ये भी नहीं, तो यही होगा कि इस घटना के बाद आज़ादी हासिल करने की इच्छा और जोर से उमड़ पड़ी, तो यही हमारा दूसरा वाला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, थोथा खाली जगह दी है, बाजे फिर खाली जगह दिया, लोकोक्ति को उचित कौन सा भरता है, तो थोथा चना, बाजे घना, इस तो जो पहला दिया है चना और घना, तो यही हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे जो कम गुणी होता, कम ज्ञानी होता, वो दिखावा ज़्यादा करता है, वो बड़बोलापन वाला होता है। अगला दिया है, जहां अनेक व्यंजनों की एक बार स्वरूपतः व क्रमतः आवृत्ति होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, छेका अनुप्रास कहते हैं। तो यदि पूछे अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होते हैं, तो 5 भेद होते हैं, छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास होता है। तो ये जहाँ अनेक व्यंजनों की एक बार स्वरूपता व क्रमतः आवृत्ति होती है, उसको हम क्या कहते हैं, छेका अनुप्रास कहते हैं। तो हमारा चौथा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, दिए गए विकल्पों में से उत्थान शब्द का विपरीतार्थी, मतलब हमें विपरीतार्थी का मतलब क्या बताना है, विलोम बताना है। तो उत्थान का विलोम क्या हो जाएगा, पतन हो जाएगा। उत्थान का विलोम क्या हो जाएगा, पतन। अनिष्ट का विलोम हो जाएगा निष्ट। जैसे अनिष्ट मतलब होता है हानि, एक तरीके से आप बुराई कह सकते हो, तो अच्छाई भी कह सकते हैं। और उत्कर्ष का विलोम हो जाएगा अपकर्ष, चेतन का हो जाएगा अचेतन हो जाएगा। लेकिन हमसे उत्थान का विलोम पूछा था, तो क्या हो जाएगा, पतन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है। तो जो सबसे प्राचीन आर्य भाषा है वो कौन सी है,
वो वैदिक संस्कृत है। कौन सी है? वैदिक संस्कृत है। और भाषा का विकास क्रम यदि हमसे पूछता है तो सबसे पहले क्या होता है? संस्कृत, संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश को ही क्या कहते हैं? अवहट। फिर उसके बाद क्या होता है? हिंदी होता है। तो हमसे पूछा है कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? तो सबसे प्राचीन भाषा जो है वैदिक संस्कृत होता है। और संस्कृत भी दो तरीके का होता है, एक होता है वैदिक संस्कृत और दूसरा होता है लौकिक संस्कृत होता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। दिया गर्व करना विकल्प में से दिए, गर्व करना विकल्पों में से दिए हुए में कौन से, गर्व करना विकल्पों में से दिए हुए में से किस मुहावरे का अर्थ है? तो जो गर्व करना होता है वो एक तरीके से ऐंठ कर जब कोई चलता है तो कहता है बड़ा गर्व कर रहा है। तो यही हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर प्रस्तुत वाक्य को पूर्ण कीजिए। दिया है कि गणेश जी महाभारत लिखने को तैयार हो गए, फिर रिक्त स्थान दिया, परंतु उन्होंने घोषित, तो यहाँ परंतु घोषित नहीं किया, उन्होंने एक शर्त रखी कि कलम एक बार उठा लेने के बाद वह काव्य, मतलब फिर रिक्त दिया, होने तक वे बीच में नहीं रुकेंगे। तो यही हो जाएगा दिया। और घोषित किया, ये भी नहीं होगा। लेकिन दिया है, लेकिन हो गए, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कलम एक बार उठा लेने के बाद काव्य कंपन, तो कंपन भी नहीं होगा। अगर मान लो लेकिन यहाँ रखते तो कुछ सटीकता बनती जा रही थी, लेकिन आगे जाके गलती कर दिया। तो अगर हम चौथे ऑप्शन पे आते हैं तो इसको रखते हैं कि गणेश जी महाभारत लिखने को तैयार हो गए, किंतु उन्होंने एक शर्त रखी कि कलम एक बार उठा लेने के बाद काव्य समाप्त होने तक वे बीच में नहीं रुकेंगे। तो यही हमारा चौथा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। दिया है गुड़ ना दे गुड़ की, फिर रिक्त स्थान दिया, इस लोकोक्ति को उचित विकल्पों से पूर्ण कीजिए। तो दिया गुड़ ना दे गुड़ की सी बात तो करे, तो यही तीसरा वाला जो ऑप्शन होगा यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसका मतलब है अगर पहला दिया कि गुड़ ना दे गुड़ की सी, गुड़ की फिर खाली जगह दिया, रोज तो करे नहीं होगा, लड़ाई तो करे नहीं होगा, गुड़ की सी तो बात करे, तो यही हमारा तीसरा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। दिया कल शायद परीक्षा का परिणाम घोषित हो, इस वाक्य में कौन सा काल प्रयुक्त हुआ है? तो दिया कल शायद परीक्षा का परिणाम घोषित हो, इस वाक्य में कौन सा काल प्रयुक्त हुआ है? पहला दिया है सामान्य भविष्य काल, दूसरा दिया है संभाव्य भविष्य काल, दिया है भविष्य काल, अपूर्ण भविष्य काल। तो जो भविष्य काल होता है और यहाँ शायद शब्द लगाया है तो क्या हो जाएगा? संभाव्य भविष्य काल हो जाएगा। तो ये हमारा जो 40वां क्वेश्चन था, इसका उत्तर पूछा था कि कल शायद परीक्षा परिणाम घोषित हो, इसमें कौन सा काल है? तो वो संभाव्य भविष्य काल हो जाएगा। तो जो हमने आपके समक्ष 40 प्रश्नों का संग्रह लेकर आया था उसको हमने आपको पूरा विस्तृत तरीके से आपके सामने चर्चा किया। धन्यवाद। फिर आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं।